हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनो से। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास +2 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स और बुक का नाम है इंट्रोड्यूसरी टू दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर का नाम है आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर आपकी सेकंड टर्म के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल सम है जो मल्टीप्लायर वाले केस में से आ सकता है। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, तो उसमें सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि शॉर्ट रन होता क्या है। शॉर्ट रन को हम हिंदी के अंदर बोलते हैं लघु समय या लघु काल, थोड़ा समा। अब इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है उसकी डेफिनेशंस अलग अलग राइटर्स ने अपने अपनी थ्योरी के हिसाब से या थीसिस के हिसाब से दिए हैं। लेकिन जो हमारी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है वो हमारी J.M. केन्स, जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हुए हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर, इन्होंने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन किया है। वो बोलते हैं कि शॉर्ट रन पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी कि शॉर्ट रन पीरियड के अंदर की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं आता। ये इतना कम समय होता है जिसके अंदर हम अपनी जो प्रोडक्शन की टेक्निक है या जो टेक्नोलॉजी है उसको चेंज नहीं कर सकते। ये समय की अवधि है इतनी कम है कि जिसके अंदर सभी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पहली बात तो उन्होंने ये बोली। दूसरा उन्होंने बोला कि शॉर्ट रन पीरियड के अंदर आपकी जो आउटपुट है जिसको हम प्रोडक्शन भी बोलते हैं, आउटपुट के साथ साथ दूसरा पॉइंट आपको है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और तीसरा पॉइंट है आपका इनकम। आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम, ये तीनों सेम रेशो में इंक्रीज़ होंगी। सेम रेशो का मतलब ये है कि अगर आप आउटपुट को डबल करते हो तो एम्प्लॉयमेंट भी डबल मिलेगा और आपकी इनकम भी डबल होगी। तो इसको बोलते हैं सेम रेशो। जैसे सपोज़ करो कि किसी प्रोड्यूसर ने आउटपुट 10% इंक्रीज़ की तो उससे 10% लोगों को रोज़गार पहले से ज़्यादा मिलेगा और लोगों की इनकम भी 10% ही इंक्रीज़ होगी। इस पॉइंट को हम डिफ़ाइन करते हैं एज ए सेम रेशो। तो अकॉर्डिंग टू केन्स, J.M. केन्स के अनुसार शॉर्ट रन पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी है जो किसी प्रकार का रोल प्ले नहीं करेगी और आपकी जो आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और जो इनकम है ये तीनों सेम रेशो में इंक्रीज़ होगी। दैट इज़ नाउन एज द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पीरियड। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं अभी। तो ये आपकी डेफिनेशन है यहाँ पर कि शॉर्ट रन पीरियड इज़ ए दैट पीरियड, ये एक ऐसा समय है या समय की अवधि है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी है जो वो किसी प्रकार का रोल प्ले नहीं करती। डू नॉट प्ले एनी रोल। टेक्नोलॉजी के रोल होने का नाम मतलब है कि इसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी जो कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इंक्रीज इन दी सेम रेशो। और आपकी जो आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम है ये तीनों इंक्रीज़ होगी, लेकिन किस तरीके से इंक्रीज़ होगी आपकी ये आपकी सेम रेशो के अंदर इंक्रीज़ होगी। इस पीरियड को हम बोलते हैं शॉर्ट रन पीरियड। तो ये आप डेफिनेशन साथ साथ नोट करते रहिए। आपके लिए इसमें की पॉइंट बस यही है कि आपकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट और ये तीनों आपके सेम रेशो के अंदर इंक्रीज़ हो गए। दैट इज़ नाउन एज ए शॉर्ट रन पीरियड। और केन्स की जितनी भी थ्योरी है अभी तक जो उसने एग्रीगेट डिमांड के ऊपर या सप्लाई के ऊपर अपने व्यूज़ दिए हैं, वो सारी की सारी थ्योरी आपकी शॉर्ट रन पीरियड की थ्योरी है। जो इससे पहले इकोनॉमिक्स हुए थे उनकी जो थ्योरी है वो थी आपकी लॉन्ग रन पीरियड, लेकिन जो केन्स है वो एनालिसिस करता है शॉर्ट रन पीरियड का। उसी के बेस पे उसने अपनी एग्रीगेट डिमांड सप्लाई की जो थ्योरी है वो हमारे सामने पेश की है। तो लेसन के नाम के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले ये क्लियर कर लिया कि शॉर्ट रन पीरियड होता क्या है। अब बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। अब शॉर्ट रन पीरियड के अंदर आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है। आपने मेरी जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर आपने ये पढ़ा है कि एक आपकी एग्रीगेट डिमांड है और एक आपकी एग्रीगेट सप्लाई है।
जो कि हमारा 7 चैप्टर का नेम भी है। उसके साथ रिलेटेड हमने कंसेप्ट सारे पढ़े हुए हैं। जिस व्यूवर ने मेरा वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले एक बार वो 7 चैप्टर वो अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपका जो 7th और 8th चैप्टर ये दोनों इंटर रिलेटेड है। जब तक आप 7 चैप्टर को अच्छी तरीके से क्लियर नहीं करोगे आपको 8th चैप्टर थोड़ा कन्फ्यूज़न कर सकता है। तो इसलिए आपको वो चैप्टर एक बार पढ़ लेना चाहिए। आप बुक की हेल्प से कर लीजिए या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसको सर्च करिए। उसके ऊपर मेरी 5 वीडियोज़ है जो वो अपलोड हो चुकी हैं। वो चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। तो इक्विलिब्रियम होगा कब? इक्विलिब्रियम की केन्स ने 2 कंडीशन बताई हैं कि एक तो जहाँ पर आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होंगी तो उसी को हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलेंगे। अब इसमें बात आती है एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है विश टू बाय, कि जितना पैसा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर जो भी हाउस होल्ड वाले खर्चना चाहते हैं उसी को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। विश टू बाय, जितना सामान लोग ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन इसको मेज़र करने का तरीका मैंने आपको 7 चैप्टर में बताया था कि जब भी आप एग्रीगेट डिमांड को मेज़र करोगे उसको हमेशा एक्सपेंडिचर की फॉर्म में मेज़र किया जाता है। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है विश टू प्रोड्यूस। विश टू प्रोड्यूस, जितनी चीज़ें प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना चाहता है और उतनी ही अगर लोग चीज़ खरीदने की इच्छा रखते हैं, दोनों की विश एक दूसरे से मैच कर जाती है, इक्वल हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। जहाँ पर ख़रीदने वालों की विश और प्रोड्यूस करने वालों की विश आपस में एक दूसरे से मैच हो जाए, दैट कंडीशन इज़ नाउन एज अ इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द J.M. केन्स। अब जो सेकंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो होती है आपकी S इज़ इक्वल टू I। S का मतलब आपका सेविंग्स होता है तो I का मतलब होता है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और सेविंग जहाँ पर इक्वल होती हैं इस कंडीशन को भी आप बोलते हो इक्विलिब्रियम। तो अकॉर्डिंग टू केन्स जहाँ पर डिमांड सप्लाई इक्वल हो जाए वो भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, सप्लाई और इन्वेस्टमेंट इक्वल होगी तो भी आपकी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। लेकिन बात ये आती है कि इसकी जो अप्रोच, ये आपकी फ़र्स्ट अप्रोच है, ये जो सेकंड अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच में से सेकंड अप्रोच को ड्राइव करना है तो वो कैसे करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको कराऊंगा। अब यहाँ से देखिए कि जो आपने पहले एक स्टार्टिंग में मैंने आपको कर्व बनाई थी, यहाँ पे बना के दिखाई थी, यहाँ पे ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई की कर्व थी। जैसे जैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी इससे आपकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी। तो एग्रीगेट सप्लाई आपकी हमेशा किसके इक्वल होती है? इनकम के इक्वल होती है। और ऐसे मैंने आपको 7 चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड की कर्व करवाई थी C+I के साथ। तो ये एग्रीगेट ये डिमांड है ये आपकी, ये भी किसके इक्वल होती है? Y के ही इक्वल होती है। तो अब इससे देखिए क्या आपको क्लियर होगा। अब पहली कंडीशन में मैंने आपको बताया कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो Y के इक्वल है, और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट सप्लाई भी आपकी Y के इक्वल है। Y यहाँ पे डोनेट कर रहा है इनकम को। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये आपकी इक्वेशन होगी आपकी सेकंड। अब अगर फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर करोगे तो आप यहाँ से देखोगे आपकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है तो आपकी राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगी। अगर लेफ़्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल। तो AD इज़ इक्वल टू AS, ये आपका आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी अब डायग्राम में थोड़ी देर पहले आप देख के आए हो कि एग्रीगेट डिमांड है जो वो आपकी किसके इक्वल होती है? C+I के इक्वल। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, C का मतलब हाउस होल्ड के द्वारा जो खर्चा किया जाता है और इन्वेस्टमेंट का मतलब जो प्रोड्यूसर के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है। और यहाँ से आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे C+I लिखा है ये केन्स ने आपका 2 सेक्टर का जो मॉडल है इसको एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर ना तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है और ना ही इसके अंदर आपका फॉरेन सेक्टर इंक्लूड है, इसीलिए उसने इस मॉडल के अंदर C+I लिया है। तो C यहाँ पे आपका डोनेट कर रहा है हाउस होल्ड का और I डोनेट कर रहा है आपका प्रोड्यूसर का। और जो एग्रीगेट सप्लाई है ये आपकी होती है C+S के इक्वल। C का मतलब यहाँ पे कंजम्पशन है और S का मतलब है सेविंग। तो आप यहाँ से देखोगे कि आपका C के साथ जो C है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा अब? I इज़ इक्वल टू S, या आप ये कह सकते हो कि S इज़ इक्वल टू I। तो इस तरीके से आप इसको डेरिवेशन कर सकते हैं।
पहले आपका AD और AS था इक्वल पहली कंडीशन, इसी में से आपकी सेकंड कंडीशन क्या बनी, S इज़ इक्वल टू I। तो ये आपकी फ़र्स्ट अप्रोच है इक्विलिब्रियम की और ये आपकी सेकंड अप्रोच है। तो ये दोनों अप्रोच आपको याद रखनी है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आप कंसेप्ट और समझ लीजिए। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितनी चीज़ें प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहता है उतना ही पैसा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर आपका जो कंज्यूमर है वो खर्च करने के लिए तैयार है। दोनों की विश आपस में मैच होगी। तो इसके अंदर आपके जितने भी एक्चुअल स्टॉक्स हैं, एक्चुअल स्टॉक इज़ इक्वल टू दी डिज़ायर स्टॉक्स। जितने प्रोड्यूसर स्टॉक इकट्ठा करने की इच्छा रखता है, अगर उसके एक्चुअल में उतने ही स्टॉक बचें तो उसकी कंडीशन को भी हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका कोई भी स्टॉक बचना नहीं चाहिए, ना कम रहना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, और जब साल पूरा हुआ तो उसके बाद एक्चुअल स्टॉक भी उसका ज़ीरो था। जितना उसने डिज़ायर किया था अगर उतना ही एक्चुअल में उसका स्टॉक बचता है तो ऐसी कंडीशन को भी हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। क्योंकि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड होती है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये हमेशा एक्सटेंट होती है। एक्सटेंटे का मतलब आपने पहले ही इसको प्री प्लान किया हुआ है कि इस साल मैं इतना पैसा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्च करूँगा। और जो एक्स एंटे और एक्स पोस्ट अगर ये दोनों आपस के में मैच हो जाती हैं, ये एक्स एंटे आपकी डिज़ायर है और जो एक्स पोस्ट है ये आपकी एक्चुअल है। जितनी आपने डिज़ायर रखी है अगर उतनी ही आप एक्चुअल में अचीव कर लेते हैं तब भी आपकी इकॉनमी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब इसके बाद आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पेपर के अंदर जो पूछा जा सकता है वो आपका ये कि अजम्पशन ऑफ द केन्स थ्योरी और मॉडल, कि जो हमारे सामने केन्स ने मॉडल पेश किया है इसकी अजम्पशंस क्या हैं। अजम्पशंस का मतलब कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होंगी जिससे आपका ये मॉडल बिल्कुल प्रूफ हो सकता है। तो केन्स ने अपने मॉडल के अंदर 3 बेसिक अजम्पशन बताई हैं। तो सबसे पहले तो जितना भी केन्स का एनालिसिस है वो आपका है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का। तो केन्स ये बोलता है कि जब तक आप शॉर्ट रन पीरियड को नहीं मानोगे तब तक ये थ्योरी सही नहीं हो सकती, क्योंकि शॉर्ट रन पीरियड के अंदर आपकी टेक्नोलॉजी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है और जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उससे इक्विलिब्रियम का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए उसने ये मान के चलता है कि अगर आप शॉर्ट रन पीरियड को मानते हो तो शॉर्ट रन पीरियड के अंदर आपको टेक्नोलॉजी जो वो कांस्टेंट माननी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी ये थीसिस इकोनॉमिक्स के अंदर लिखे जाते हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उसको अजम्पशन के बेस पे लेके चलें तो फिर ये थ्योरीज प्रूफ हो जाती हैं, वो साबित हो सकती हैं। अब दूसरी उसने अजम्पशन ये मानी आपकी कि जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है ये आपकी परफेक्ट इलास्टिक है। परफेक्ट इलास्टिक जो शब्द है ये आपने +1 के अंदर में भी रीड किया होगा। अब परफेक्ट इलास्टिक का बेसिक मीनिंग होता क्या है, जब मैंने आपको 9 चैप्टर करवाया था केन्स की थ्योरी का तो उसके अंदर मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया था अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया था, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आपको डायग्राम भी समझाया था। अब केन्स ये मानता है कि दुनिया के हर एक देश के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब कि आपकी एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई इक्वल तो हैं लेकिन आपके पास प्रोडक्शन की एक्सेस कैपेसिटी होती है। जिस व्यूअर ने ये कंसेप्ट पहले नहीं पढ़ा तो आप उसको 9 चैप्टर जो मेरी वीडियो है उसको आप देख सकते हो, सेकंड वीडियो में उसमें मैंने ये डाला हुआ है। तो केन्स ये मान के चलता है कि हर एक इकॉनमी के अंदर प्रोडक्शन करने की एक्सेस कैपेसिटी है। जितनी उनके कंज्यूमर्स की डिमांड है अगर आप सप्लाई उतनी कर भी देते हो तब भी आपके पास जो रिसोर्स हैं वो फ्री बच जाते हैं। अब केन्स ये कहता है कि हर एक इकॉनमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है, मतलब कि अगर आप चाहें तो कंट्री के अंदर जितनी चाहे सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जाके आपकी सप्लाई की पावर है जो कम होगी, लेकिन वो कहता है कि अगर आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी इतनी है O से लेके P तक तो आपकी डिमांड इतनी कभी नहीं होती, इससे पीछे ही रह जाती है। आपकी एग्रीगेट डिमांड हमेशा कम होती है। तो आपकी डिमांड का लेवल ये है, तो आप O से लेके P1 तक तो डिमांड कर रहे हो लेकिन आपकी कैपेसिटी हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये आपकी एक्सेस कैपेसिटी है, आप इतनी प्रोडक्शन और कर सकते हो। इसको अगर आप ज़्यादा डीपली जानना चाहती है इस वीडियो को, ये डायग्राम को, तो आप वो चैप्टर 9 एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये आपकी है एक्सेस सप्लाई, मतलब इतनी सप्लाई अभी प्रोड्यूसर और कर सकता है। और वो केन्स ये मान के चलता है कि दुनिया की हर एक देश के अंदर
एग्रीगेट सप्लाई है जो वो परफेक्ट इलास्टिक है। परफेक्ट इलास्टिक आपको क्लियर होगा कि सप्लाई को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर एक देश के पास इकॉनमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी की जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो अवेलेबल है। तो ये आपकी सेकंड एजम्पशन होगी। उसके बाद जो केन्स की थर्ड एजम्पशन है वो मानता है कि इकॉनमी के इक्विलिब्रियम में वो सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल को ही डोनेट करता है। अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो केन्स का मॉडल है वो AD इज़ इक्वल टू C+I। C यहाँ पे हाउस होल्ड है और जो I है वो प्रोड्यूसर के द्वारा किए जाने वाला खर्चा है। तो वो अपनी थ्योरी के अंदर सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल को ही डोनेट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर आने से इक्विलिब्रियम कभी भी कम ज़्यादा हो सकता है। सपोज़ करो कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, तो जितना प्रोड्यूसर ने विश किया था कि मेरा इतना सामान बिक जाएगा, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अब उसके टैक्स बढ़ने से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोनों की विशेज़ है जो क्लैश हो रही थी पहले वो अब डाउन हो सकती है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया तो जो हमारे हाउस होल्ड वाले हैं वो खर्चा ज़्यादा करेंगे, तो प्रोड्यूसर का स्टॉक कम रह जाएगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर को इसमें इंक्लूड मत कीजिए, तभी आप इकॉनमी को इक्विलिब्रियम में रख सकते हो। तो चलिए अब कुछ हम न्यूमेरिकल सम देख लेते हैं इसके अंदर। पहले आपका सम पूछा गया आपसे फाइंड द इक्विलिब्रियम एस, यानी कि आपको एक तो सेविंग निकालनी है एंड इक्विलिब्रियम आई का मतलब आपको इन्वेस्टमेंट निकालनी है, और उसने पहले ही बोल दिया कि जो आपकी इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में है। तो अब यहाँ से आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि जब इक्विलिब्रियम होता है तो उस समय सेविंग और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा इक्वल होती है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम हमने 2 अप्रोच पढ़ी हैं, एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और सेकंड आपने पढ़ी है एस इज़ इक्वल टू आई। इसका मतलब चाहे हम एस निकाल लें चाहे आई निकाल लें, दोनों का आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम। और इससे पहले मैंने आपको 7 चैप्टर में एक फंक्शन करवाया था जिसका नाम है आपका कंजम्पशन फंक्शन, और कंजम्पशन फंक्शन का मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था C बार प्लस BY। C बार का मतलब वो कंजम्पशन जो आपको करना ही पड़ेगा चाहे आपकी इनकम ज़ीरो है, Y का मतलब यहाँ पे इनकम है, और B का मतलब होता है MPC का मतलब कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो उससे अपने खर्चे के अंदर कितनी चेंजेस करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, MPC। तो ये फंक्शन मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। अब देखिए निकालना हमने I है या S है, दोनों एक ही बात है। अब पीछे हम ये पढ़ के आए हैं कि जो आपका डायग्राम के अंदर जो Y है वो C+I के इक्वल होता है। तो इस सम को करने के लिए आपको पहले एक Y चाहिए, एक C चाहिए, और आपका फिर I है जो वो ईज़िली निकल जाएगा। अब यहाँ से Y की वैल्यू देखो कितनी है, टोटल आपकी 4000, तो आप Y की जगह पे फिल कर दोगे 4000। C का मतलब कंजम्पशन है, और ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है C बार प्लस BY, ये कंजम्पशन फंक्शन है, और इसी को हम डोनेट करते हैं आपका C से। तो C किसके इक्वल होता है, आपका C बार प्लस BY। तो यहाँ पे आप फिल करोगे C बार प्लस BY, और आपको इस सम के अंदर जो I है वो कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ से C बार की वैल्यू देखिए, यहाँ पे आपको C बार की वैल्यू दे रखी है टोटल 100, तो आप यहाँ पे 100 फिल करोगे। B की वैल्यू आपको MPC बोल रखा है, इसी को हम B बोलते हैं, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 0.6। अब फिर से Y फिल करना है, और Y आपको यहाँ पे दे रखा है 4000, तो आप यहाँ पे I की वैल्यू निकाल सकते हैं अब इजीली। तो आप यहाँ पे 4000 लिखो, और 4000 का 60%, तो ये आपका हो गया 2400, और आपने यहाँ से I निकालना है। अब इन दोनों का ऐड आपके पास हो गया 2500, और यहाँ से आपने I निकाल लेना। अब आपका ये 2500 जो है प्लस है, इस साइड आपके लेफ़्ट हैंड साइड आके माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा इसमें से I। तो आपकी I की वैल्यू आ गई 1500। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। अब उसने हमसे एक पूछा था सेविंग, तो आपको पता है कि सेविंग है वो भी कितनी आएगी, 1500, क्योंकि आपको ये चीज़ क्लियर है कि जितना S होता है इक्विलिब्रियम में उतना ही आपका I होता है। अगर I की वैल्यू 1500 आई है, इट मीन्स आपकी S की वैल्यू भी 1500 आएगी। तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सम है वो पूछा जा सकता है। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम। यहाँ पे आपको सेविंग फंक्शन दे रखा है, सेविंग फंक्शन -25 प्लस 0.25y, और I की वैल्यू आपको दे रखी है 5000, और आपको फाइंड करने के लिए क्या, एक तो कंजम्पशन और एक आपको फाइंड करने के लिए इनकम। अब देखिए सेविंग फंक्शन आपको मैंने पहले करवा रखा है, तो ये आपका फॉर्मूला होगा -C बार प्लस
1 माइनस बी इंटू वाई, ये आपका सेविंग फंक्शन है। अब यहाँ से इसको 1 माइनस बी है जो, इसको आप लिख सकते हो नेगेटिव सी बार, 1 में से एम पी सी माइनस करोगे तो आप इसी को क्या लिख सकते हो, एम पी एस। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ये। अब यहाँ से आगे चलते हैं। सेविंग का फंक्शन आपको ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए कि जो सेविंग होती है वो आपको इक्विलिब्रियम के केस के अंदर पता है कि वो किसके इक्वल होती है, इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के हमेशा इक्वल होती हैं, क्योंकि इकॉनमी है जो आपकी वो इक्विलिब्रियम के केस में है। तो आपने यहाँ पे एस और आई एक दूसरे के इक्वल रख दिया। अब उसके बाद देखिए सेविंग है जो, उसकी वैल्यू दे रखी है हमारे को -25 प्लस 0.25 वाई। तो यहाँ पे सेविंग की जगह पे आप फिल कर दोगे -25 प्लस 0.25 वाई, और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट है जो वो दे रखी है 5000। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फिल कर दोगे 5000। अब जो 25 नेगेटिव है तो ये आपका राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव से पॉजिटिव में फिल हो जाएगा। तो आपको ये 25 प्लस कर देना है। अब इन दोनों का आप ऐड कर लीजिएगा। 5000 के अंदर आपको 25 हैं जो वो ऐड कर देने, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5025। अब जो y है वो हमें मिल जाएगा इसके अंदर। आपकी ये वैल्यू 0.25 y से मल्टीप्लाई है, तो ये लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड जाएगी तो ये डिवाइड में आ जाएगी। मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, तो आप इसका पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा दोगे। 25 के टेबल पे इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 4। तो 5025 की अब आपने मल्टीप्लाई करनी है 4 से। तो 5025 की आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आ जाएगा ये 20,100। तो आपको ये वैल्यू y की मिल गई 20,100। तो यहाँ से हमें y मिल गया। अब y निकालना था एक, तो y तो हमें मिल चुका है। अब निकालना है हमने c यानी कि कंजम्पशन। अब आपको ये पता है कि y है जो आपका c प्लस s के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी जितनी इनकम होगी या तो आप खर्च करोगे या उसको सेव करोगे। और आपने अभी ऊपर पढ़ा कि जो आपका y है वो c प्लस आई के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको ये पता है कि s और जो i हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे s की जगह पे i फिल कर सकते हैं। अब y की वैल्यू आपके पास कितनी है टोटल? 20,100, और c हमें कैलकुलेट करना है। और जो i की वैल्यू है ये आपको ऊपर गिवन है 5000, तो आप इसमें से यहाँ से वैल्यू फिल कर लेंगे 5000। तो ये 5000 आपके लेफ़्ट हैंड साइड आके माइनस हो जाएंगे, तो आपको इसमें से कंजम्पशन मिल जाएगा 15,100।